गुड इवनिंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे पहले मैं उसके आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और फिर तो वही बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हमारे को फॉर्म करनी है और फिर उसके बाद सोल्व करना है। सॉल्यूशन आपको आता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, इसमें से 100% एक नंबर का आपका क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर का मतलब बच्चों क्या होता है? अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो स्वभाव है ना। हम पूछते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। वैसे जो ये रूट्स होते हैं ना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स पढ़े हैं बच्चों? 2 रूट्स पढ़े हैं। कितने रूट्स पढ़े हैं? तो इनका भी क्या होता है, दोनों के दोनों रूट्स का अपना एक नेचर होता है। यानी कि आप ये मान लो, ये जो 2 रूट है ना, एक मान लो अल्फा और एक बीटा, ये 2 इंसान के नाम है और इन इंसान का क्या है, दोनों का स्वभाव है। वो कैसा कैसा हो सकता है या किस तरह से ये बिहेव करेंगे, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 2 चीजें। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि क्या जो x आता है, देखो रूट की वैल्यू किस में आती है? x में। जैसे इक्वेशन में वेरिएबल x है तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5, ऐसी वैल्यूज पढ़ी है। ये x जो है ना वो कैसा होगा, हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये x कैसा होगा। कैसा होगा का मतलब x रियल होगा, x रियल होगा या नहीं। x बच्चों रियल होगा या नहीं, एक तो हम ये चीज पढ़ेंगे। दूसरी हम क्या चीज पढ़ेंगे? x की दोनों वैल्यूज, x की दोनों वैल्यूज इक्वल होगी या नहीं, इक्वल होगी या नहीं। तो समझ गए, 2 चीजें हम पढ़ेंगे। एक तो x की जो 2 वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी या नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी इक्वेशन पढ़ी है जिसके अंदर बच्चों क्या आता है आपका, जैसे रूट्स x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 आ गया है ना। आपने पहले 2 लेक्चर अच्छे से देखे तो आपने पता है। जैसे इस इक्वेशन को सोल्व करके देखना आप मेरे कहने से, इस इक्वेशन को, इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, एक 3 आएगी और एक कितनी आएगी बच्चों? 3 आएगी। तो हम कहते हैं इस इक्वेशन के दोनों जो रूट्स है ना वो क्या आएंगे? इक्वल। लेकिन ये तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद अपने को पता लगा कि रूट्स क्या आएंगे बच्चों? इक्वल। लेकिन अब मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि इक्वेशन को सोल्व किए बिना हम बता देंगे कि उसके रूट्स इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, यही मैं आपको इस फॉर्मूले के अंदर बताऊंगा कि रूट्स इक्वल है या नहीं है। ये कैसे हम पता करें बिना इक्वेशन को सोल्व किए, क्योंकि सोल्व करके तो कोई भी बच्चा बता देगा। जैसे इस इक्वेशन को कोई बच्चा सोल्व करेगा, इसके रूट्स पता है क्या आते हैं? 2 और 3 आते हैं। तो ये कह देगा कि रूट्स सर क्या है? इक्वल नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं, क्या मेरे को आप बिना सोल्व किए बता सकते हो क्या कि इसके रूट इक्वल होंगे या नहीं होंगे? मैं ये तो नहीं बता सकता कि रूट कौन कौन से होंगे, लेकिन ये जरूर बता दूंगा कि इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, ये होगा एक। तो एक फिर रियल वैल्यू होगी या नहीं। देखो रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, रियल वैल्यू का मतलब होता है आपकी दुनिया का कोई नंबर, आपकी दुनिया का कोई नंबर। यानी कि आपने आज तक 10th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़े हैं ना, उनमें से कोई नंबर x आएगा या फिर नहीं आएगा, वो क्या कहलाता है? रियल नंबर। यानी कि जितने भी नंबर पढ़े हैं, जैसे आपका x जो है ना वो आ गया √5/2। क्या आपने √5/2 जैसा कोई नंबर आज तक पढ़ा है? आपको ये बिल्कुल पढ़ा है, ये तो पढ़ा ही आपने। ठीक है, x आपका आ गया 3/2, ऐसा नंबर भी आपने पढ़ा है। x इज इक्वल टू आ गया -1, ऐसा भी पढ़ा है। x इज इक्वल टू आ गया 0.73, ऐसा भी पढ़ा है। जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं, अगर वैसा नंबर आ गया उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अगर ऐसा नंबर आ गया कि वो रियल है ही नहीं, आपने ऐसा नंबर कभी देखा ही नहीं, जैसे x² की वैल्यू -4 आ गई, तो बताओ मेरे को यहाँ पे किस नंबर का मैं स्क्वायर करूं कि आंसर नेगेटिव आ जाए? ऐसा नंबर तो आपने कभी आज तक देखा ही नहीं कि -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आता है, 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आता है। तो फिर ऐसा कौन सा नंबर पैदा हो गया जिसका स्क्वायर करे और -4 आंसर आ जाए, है ना? तो आपके लिए ये क्या है? अभी नई बात है और आपके लिए जानना जरूरी भी नहीं है। बस आप यहाँ पे ये कहते हो कि x रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि आप ये कह रहे हो ये जो x है ना, ये हमारी दुनिया का नंबर नहीं है। क्योंकि हमारी दुनिया का अगर कोई नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं आता। अगर ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब x दूसरी दुनिया से आया है, मतलब ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं सिर्फ। तो ये 2 चीजें हम पढ़ेंगे कि रियल होगा या नहीं। अगर रियल होगा तो फिर जो उसकी 2 वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी या नहीं। तो मैं आपको कहता हूं इसका जवाब कौन देगा? डी। डी कैसे निकालते हैं बताओ? डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। डी कहता है कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं,
मैं आपको बता दूंगा कि रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे। देखो रूट्स अगर रियल नहीं है ना तो फिर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है बच्चों, खत्म। एक चीज आप लिख लो, अगर रूट्स रियल नहीं है, अगर बच्चों रूट्स क्या है, रियल नहीं है, तो क्या हो जाता है हमारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है, क्वेश्चन वहीं पर खत्म, यानी कि आगे हम कोई बात ही नहीं करते। लेकिन अगर रूट्स रियल हुए, अगर बच्चों क्या हुए, रूट्स रियल हुए, रियल का मतलब जो नंबर आज तक हमने पढ़े हैं उनमें से कोई हुआ, तो हम पूछेंगे कि बताओ ये दोनों रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। अनइक्वल को दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, यानी कि दोनों की वैल्यू जो आएगी वो अलग अलग आएगी। जैसे एक 2 आ गया, एक -3 आ गया, है ना, इस तरीके से। या तो रियल होंगे नहीं, अगर रियल नहीं होंगे तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म। अगर रियल होंगे तो हम ये चेक करेंगे वो इक्वल है या फिर नहीं है। इन सब के बारे में बच्चों कौन बताएगा, डी बताएगा। कौन बताएगा, डी। अब एक बात बताओ, इतने सारे क्वेश्चन में हमने डी निकालना सीखा है। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, इसमें डी कैसे निकालते हैं बताओ, b² - 4ac -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी 25 - 24 यानी कि 1। जो डी एक नंबर आता है बच्चों वो है तो एक रियल नंबर। डी क्या है, एक रियल नंबर है अपने आप में। वो क्या आएगा, या तो जीरो आएगा, या जीरो से बड़ा आएगा, या जीरो से छोटा आएगा। आप मेरे को ये बताओ, दुनिया में कोई भी आपने ऐसा नंबर कभी देखा है जो ना तो जीरो हो, ना जीरो से बड़ा हो, ना जीरो से छोटा हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो वो खुद जीरो होगा, या जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, या जीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव। तो डी के भी बच्चों तीन ही केस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं डी के, तीन केस। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पहले तो मैं बताऊंगा रियल है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। फिर मैं बताऊंगा ये इक्वल है या फिर अलग अलग है, ये कैसे पता लगेगा। सारी चीजें हम सीखेंगे। टी का फॉर्मूला आपको पता ही है, हिंदी में क्या बोलते हैं, विभक्ति कर, ये भी मैंने आपको बताया था। अब मैं कहता हूँ टी एक नंबर है और वो नंबर तीन तरह का हो सकता है बच्चों। या तो जीरो होगा, या जीरो से बड़ा होगा, और या जीरो से क्या होगा, छोटा। जीरो से छोटा अगर हुआ तो क्वेश्चन वही खत्म, क्योंकि रूट्स क्या होंगे बच्चों इसके, रियल ही नहीं होंगे। क्या होंगे, रूट्स नॉट रियल, क्वेश्चन वही खत्म। अगर डी छोटा आ गया जीरो से, मतलब कि नेगेटिव नंबर आ गया ना, तो आगे कुछ भी आपको लिखना ही नहीं है, सिर्फ ये लिख देना रूट्स रियल नहीं है। लेकिन अगर डी जीरो आ गया या डी जीरो से बड़ा आ गया, तो दोनों ही केस में बच्चों रूट्स क्या होंगे, रियल। यानी कि डी की वैल्यू चाहे जीरो आ जाए, चाहे जीरो से बड़ी, रूट्स क्या होंगे बच्चों, रियल होंगे। ठीक है, रियल कब नहीं होंगे, जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी आए। अच्छा, अब रियल का तो पता लग गया कब होंगे और कब नहीं होंगे, पता लग गया। डी अगर जीरो से छोटा आ गया तो रियल नहीं होंगे, डी जीरो आ गया या जीरो से बड़ा आ गया तब रियल होंगे। अगर डी जीरो इक्वल आ गया ना तो रूट्स भी इक्वल होंगे। अगर डी जीरो के इक्वल नहीं आया, बड़ा है, तो रियल तो होंगे लेकिन बच्चों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। जैसे एक वैल्यू 2 आ जाएगी, एक 3 आएगी, इसमें दोनों इक्वल आएंगे। जैसे 3 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ऐसे दोनों क्या आएंगे बच्चों, इक्वल आएंगे। तो ये तीन कंडीशन है। और मैं कहता हूँ इतने सारे क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा, 15 से 16 क्वेश्चन, कि आपको अच्छे से रटे जाएंगे कि कौन से केस में कौन से रूट होते हैं। ठीक है, क्या होगा, टी अगर जीरो से छोटा आ गया तो रूट्स रियल नहीं होंगे, जीरो आ गया या जीरो से बड़ा आ गया तो रियल होंगे, जीरो के इक्वल आ गया तो रूट्स भी इक्वल, जीरो के इक्वल नहीं आया तो रूट्स भी इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, बस ऐसे याद रह जाएगा आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको क्या बताना है। हर क्वेश्चन में मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा आज, क्या, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब वही, रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, रियल इक्वल नहीं होंगे, या फिर रियल ही नहीं होंगे। तो बताओ, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p² - 4ac। p कितना है यहाँ पे, -5, -4 इंटू ए कितना बच्चों, 2। ध्यान देना है सी के साइन पे, है ना, प्लस है तो प्लस लिखना है यहाँ पे। 25, 4 2 जा कितना होता है 8, 8 6 जा कितना होता है बच्चों 48। 25 में से 48 माइनस करोगे तो आप मेरे को बताओ कितना आंसर आएगा आपका, कितना आंसर आएगा, माइनस का 23। तो यहाँ पे डी कितना आ गया बच्चों, नेगेटिव। डी क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जीरो से छोटा। अगर जीरो से छोटा आ गया तो क्या होंगे फिर, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल ही नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, छोड़ दो इसको, यहीं पे छोड़ दो क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। डी निकालें, p² - 4ac।
p कितना -1 है ना, x का कोफिशिएंट, -4 इंटू ए कितना बच्चों 6। यहाँ पे बच्चा मिस्टेक कहाँ पे करेगा, c की वैल्यू में, वो c को 2 लिख देता है, लेकिन बच्चों 2 थोड़े है, मैंने क्या कहा था साइन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये 1, ये माइनस माइनस क्या होएगा प्लस, ये 48 यानी कि 49 आ गया। 49 तो क्या है बताओ, 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा आ गया तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल, रियल तो है ही है, एंड कैसे होंगे बताओ, इक्वल या अनइक्वल। आप कहोगे सर इक्वल तो तब होते हैं जब डी 0 आ जाए, है ना, तो रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, अनइक्वल, यानी कि दो वैल्यू जो आएगी ना रूट्स की वो अलग अलग आएगी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आप क्या निकालोगे, डी निकालोगे, बी स्क्वेयर -4 इंटू ए इंटू सी, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, वो आपकी जिम्मेवारी है। ये क्या हो गया प्लस 40, ये भी कितना आ गया 49। 49 तो क्या होता है बच्चों, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होंगे बच्चों, रियल तो होंगे ही होंगे, एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं आएगा। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन अब मैंने आपको, मैं करवा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सबका मेथड एक ही है। मैंने डी निकाल दिया, 0 से बड़ा आ गया तो रियल होंगे और क्या होंगे बच्चों, अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ये देखो डी निकाल लोगे, 40 क्या होता है, 0 से बड़ा, रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। कितने भी क्वेश्चन कर लो एक ही बात है, मैं कराऊँ चाहे आप खुद सोल्व करो। डी निकालोगे, 64 क्या होता है, 0 से बड़ा, यानी कि रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखो 44 आएगा, वही रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। इसमें आपको खुद निकालना है, देखो डी निकालो, डी निकालते हैं हम, पी स्क्वेयर -4ac, 4ac, तो p यानी -4 इंटू ए कितना बच्चों 1, c कितना है 4, ये कितना आ गया 16, और 4 4 जा भी कितना होता है 16, ये तो डी 0 आ गया। अब बताओ डी जब 0 आता है तब भी तो रूट्स रियल होते हैं ना, रूट्स आर रियल। रियल कब नहीं होते, जब डी 0 से छोटा आएगा, ठीक है। रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल भी होंगे इसमें, क्योंकि डी क्या आ गया बच्चों आपका 0, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो यही सेम कहानी इसमें आएगी, डी पी स्क्वेयर -4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 36 -36, क्या आ गया बच्चों 0, 0 आ गया तो फिर हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स आपको बताना है, ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने खुद सोल्व कर दिया, 0 आ गया, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, फिर से 0 आ गया, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, फिर से आपका 0 आ गया, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा दिए हैं, ताकि कोई भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाहे ना, इतने क्वेश्चन दे दो कि एक्सरसाइज जब वो सोल्व करने बैठेगा तो उसको बहुत आसान लगेगी वो एक्सरसाइज। अब देखो इसमें भी डी 0 आ गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे आपके। यहाँ पे बच्चों डी 0 आ जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। 15th क्वेश्चन देख लो, 15th क्वेश्चन में डी निकाल लेते हैं हम, क्या आएगा डी बताओ, बी स्क्वेयर -4ac, यानी कि 3 का स्क्वेयर -4 इंटू ए इंटू सी, इसमें शायद नेगेटिव आएगा, है ना, 16 16 5 जा 80, ये तो -71 आ गया, मतलब कि डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, नेगेटिव यानी कि 0 से छोटी, तो फिर हम क्या लिख देंगे, रूट्स आर नॉट रियल। जब रियल ही नहीं होते तो फिर इक्वल और अनइक्वल की बात हम करेंगे नहीं, वो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो 15th क्वेश्चन में फिर हम क्या निकालेंगे बच्चों, डी बी स्क्वेयर -4 इंटू ए कितना 3, सी कितना 4, ये भी दिख रहा है आपको नेगेटिव आएगा, है ना, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, -44 लेस देन 0 आ गया, तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों, नॉट रियल, यानी कि x इस दुनिया का कोई नंबर हो ही नहीं सकता। ऐसे ये -3 आ जाएगा डी, तो रूट्स आर नॉट रियल। कर लोगे नेचर ऑफ रूट्स, तो बहुत आसान है, डी पे डिपेंड करेगा, डी निकाल लो और बता दो। ये 17th क्वेश्चन है, ऐसा ही टी आपका नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या है ना, ये 12√2 आ जाएगा। अब √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद रख लो 1.414, और √3 की वैल्यू पूरी याद नहीं रहती तो बस डेसिमल का एक प्लेस तक याद रख लो, है ना, 1.4, √2 की जगह 1.4 पुट कर देना, ये 16 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो 16 में से 16 से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि रूट्स कैसे हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे। ऐसे ये है बच्चों, -48 आएगा, नॉट रियल हो जाएंगे। ये आपका था बच्चों नेचर ऑफ रूट्स का काम सारा, ठीक है। अब हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट होती है, उससे पहले जो भी एग्जाम्पल है, मैं हर लेक्चर में आपको पहले एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन।
लेकिन ये एग्जाम्पल मैं सारे के सारे आपको करवा चुका हूँ। देखो एग्जाम्पल 7 कहता है एग्जाम्पल 3 में जो इक्वेशन हमने दे रखी है ना उसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सोल्व करो। तो मैंने आपको बता ही रखा है, मैंने पहले ही ये क्वेश्चन करवा रखे हैं सेम एज इट इज। जिसने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखे हैं ना उसको ये सारे के सारे क्वेश्चन आते होंगे पहले से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। देखो जब मैंने आपको वहां सोल्व करवाया था ना तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है, पूरा क्वेश्चन है। ऐसे ये है, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है पहले, सॉल्यूशन मैंने दोबारा फिर से दे दिया, ठीक है। पहले 2 लेक्चर मैंने क्या बोला था आपको, नोटबुक के अंदर एक एक क्वेश्चन नोट कर लो, फिर अपनी नोटबुक का पेज पलट के देख लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इस क्वेश्चन को भी मैंने क्या है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आपको सोल्व करवाया हुआ है, सब क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। अब ये देखो 11th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लास्ट लेक्चर में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था ना सेकंड एक्सरसाइज में अपना, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं तो कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब बच्चों क्या होता है, लगातार ओड नंबर है और पॉजिटिव है जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 290। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को क्या मानोगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है आसान, लेट फर्स्ट नंबर को बच्चों क्या मान लेना, x मान लेना। अब सेकंड क्या मानोगे, बस आप मेरे को ये बता दो। देखो ओड नंबर है, तो ओड नंबर में कितने का डिफरेंस होता है, कंजुगेटिव में 2 का होता है ना। जैसे मान लो एक 1 है एक 3 है, एक 7 है एक 9 है, एक 11 है एक 13 है, डिफरेंस कितने का मिलेगा, 2 का। एक अगर x माना है तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा आपको, x+2 या x-2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस की तरफ जाओ ना जब प्लस का अपने पास ऑप्शन है, ठीक है। 2 का डिफरेंस मान लिया। अगर यहाँ पे ओड की जगह इवन आ जाए ना क्वेश्चन में, तब भी आपको यही मानना है, एक नंबर x और दूसरा कौन सा बच्चों, x+2। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है, इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर दो और उनका सम निकाल दो, वो कितना आएगा 290, यानी कि x का स्क्वायर करो, x+2 का स्क्वायर करो और दोनों का सम कितना आएगा बच्चों 290 आएगा, ठीक है। बस सोल्व कर लो अब इसको, इसका स्क्वायर खोल दो फॉर्मूला लगा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस 290 है, इधर आके माइनस 290 कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ सारी की सारी टर्म, ठीक है। ये कितना होएगा बताओ, 2x स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो गया प्लस के 4x माइनस के 290। तो देखो प्लस के 4x है प्लस 4 माइनस 290, तो माइनस के 286 हो जाएंगे। अब मैंने क्या कहा था, अगर कॉमन आता है तो कुछ कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके काट दो, सारी टर्म में से 2 कॉमन ले लो। अब ये 2 नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर आपने पहले 2 लेक्चर देखे हैं तो पहले लेक्चर में मैंने इसको करवाया था फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको करवाया था इसको किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और वो आपको खुद देखने हैं, ठीक है। क्योंकि पहले 2 लेक्चर के क्वेश्चंस अगर आप नोटबुक में नहीं लिखोगे तो ये चैप्टर आपको अच्छे से आएगा नहीं। अगर नोटबुक में आपने लिखे हुए हैं तो पेज पलट के देख लो, ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, दोनों में मिलेगा। फर्स्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड से और सेकंड लेक्चर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो ये थोड़े आपको क्वेश्चन को रटना है या याद करना है, एक बार अगर आपने वहां से समझ लिया, अब ये समझ लो कि अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब आपको खुद सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व कर लेना इसको। तो x की वैल्यू 2 आई थी इसके अंदर, x की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, 2 वैल्यू आएगी इसमें, एक आपकी वैल्यू आएगी 11 और एक आपकी वैल्यू आएगी -13। इसको तो क्या कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है बच्चों, आपको पॉजिटिव इंटीजर पूछे गए हैं। सो फर्स्ट इंटीजर आपका कितना आएगा बताओ, फर्स्ट इंटीजर आपने x माना था यानी कि 11, और सेकंड इंटीजर बच्चों कितना आएगा x+2 यानी कि 11+2 13। ये दो इस क्वेश्चन के क्या आएंगे बच्चों, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। निकालने कैसे हैं ये मैंने आपको पहले सिखा रखा है ऑलरेडी। अब ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि नेचुरल नंबर कह लो या पॉजिटिव इंटीजर कह लो, वो एक ही बात है, सब कुछ मैंने पहले आपको बताया हुआ है, ठीक है। या यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी ना, ये ओड की जगह आप यहाँ पे क्या लिख देना बच्चों, इवन मैंने लिख दिए थे 5, और यहाँ पे आप इवन लिख दो 2 4 6, यही सीट कॉपी की है मैंने। अब देखो 12th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो इतना कोई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट आसान है इसलिए करना चाहिए। ये डायग्राम आपको पेपर में दिया होगा, ये कहता है ये नीचे जो है ना एक रेक्टेंगुलर पार्क बना रखा है, यानी कि रेक्टेंगल की शेप के अंदर ये नीचे एक पार्क है, और इस पार्क के ऊपर जो है ना ये एक ट्रायंगल है, और ये कैसी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। कैसी है, आइसोसेलेस, जिसकी ये दो साइड बच्चों क्या है, इक्वल है। देखो लिखा हुआ है सारा कुछ। एक रेक्टेंगुलर पार्क को बनाना है जिसकी ब्रेड्थ 3 मीटर छोटी है किससे, लेंथ से।
ब्रेड्थ बच्चों 3 मीटर छोटी है किससे, लेंथ से, यानी कि ब्रेड्थ ये क्या है, देखो ब्रेड्थ और ये क्या है, लेंथ। ब्रेड्थ अगर x है तो फिर लेंथ उससे 3 बड़ी होगी ना, तो कितनी हो जाएगी, ये x+3। ब्रेड्थ छोटी है या फिर ये कह लो लेंथ बड़ी है, बात तो एक ही है। अगर ब्रेड्थ इससे 3 साल छोटी है तो लेंथ इससे 3 साल बड़ी है, आप ये मान लो। दो भाई है, एक का नाम लेंथ है और एक का नाम ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ 3 साल छोटा है तो लेंथ क्या होगा, 3 साल बड़ा होगा। फिर कहता है, ये देखो यहाँ पे लाइन, इट्स एरिया, इट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो ये रेक्टेंगल की शेप में है ना, इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर यानी कि 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है किससे, देन द एरिया ऑफ ए पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो दो पार्क है, एक ये वाला पार्क है पार्क 1 और एक ये वाला पार्क है पार्क 2। इसमें ये कहता है जो पार्क 2 का एरिया है ना बच्चों, वो एरिया ग्रेटर है किससे, 4 मीटर स्क्वायर से, यानी कि इस पार्क का एरिया पहले पार्क की तुलना में 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। और ये जो बड़े वाला पार्क है ना, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये क्या है आपका, इसका जो बेस है ना वो इसके ब्रेड्थ के इक्वल है, मतलब कि जितनी इसकी ये ब्रेड्थ है उतना ही बच्चों ये क्या है, इसका बेस है। ये पार्क पहले बना हुआ था। और ऑल्टीट्यूड इसका कितना है, 12 मीटर। ऑल्टीट्यूड का मतलब ये इसकी हाइट ये 12 है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है इस पार्क की। लेंथ को आपने क्या मान लिया या ब्रेड्थ को आपने क्या मान लिया बच्चों, x, तो लेंथ कितनी होगी x+3, ये x है तो ये भी x है ना। आप ऐसा करो, एरिया निकालो दोनों पार्क का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि जो ये रेक्टेंगल की शेप में आपको पार्क दिख रहा है ना, इसका एरिया बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x इंटू x+3। क्योंकि आपको ये दे रखा है ना कि एक पार्क का एरिया दूसरे पार्क के एरिया से 4 क्या है बेटे, बड़ा है, तो फिर आप दोनों पार्क का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, जो ये ट्रायंगल की शेप में पार्क बना हुआ है ना, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया आप मेरे को बताओ, आपने पढ़ा हो 6 चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ाया, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। हाफ इंटू बेस, बेस कितना बताओ इसका, ये x, और हाइट कितनी है इसकी, ये 12। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब आप मेरे को बताओगे एरिया इनमें से बड़ा कौन सा है, आप कहोगे सर रेक्टेंगुलर पार्क का बड़ा है ना, और ये क्या है, छोटा। कितना छोटा है, 4, यानी कि इन दोनों में 4 का डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके डिफरेंस आ जाता है, यानी कि लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया। इन दोनों में बच्चों कितने का डिफरेंस है, 4 का। कोई भी आपसे ये कहे ना कि एक बड़ा नंबर है और एक छोटा, बड़ा नंबर छोटे नंबर से 4 बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, बड़े नंबर और छोटे नंबर में 4 का डिफरेंस है, यानी कि लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर क्या है, 4 है। लार्जर कौन सा बच्चों, रेक्टेंगल वाला एरिया, x² + 3x, माइनस स्मॉलर कौन सा बच्चा, 6x, इक्वल टू क्या आ गया, ये 4। बस क्वेश्चन खत्म। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, 3 में से 6 के माइनस के 3 और ये +4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 होएगा। अब आप क्या कर लेना, इसके फैक्टर बना लेना, x² - 3x - 4, ये तो छोटी सी इक्वेशन है, x² - 3x - 4। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बच्चों, 4, 4 1 जा 4 होता है ना, माइनस का 3 है तो प्लस का 1 ले लो और माइनस के क्या ले लो, 4 ले लो। पहले प्लस का 1 लिया, x+1, माइनस का 4 तो x - 4, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -1 और 4, ये क्या कर देंगे, रिजेक्ट। क्यों, x को अपने क्या माना था, ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ को आपने माना था बच्चों x, और x की वैल्यू कितनी आई, 4, 4 मीटर आ गई। लेंथ, लेंथ क्या थी बच्चों, इससे 3 बड़ी, यानी कि 4 + 3 7 मीटर, और ये दोनों ही आपसे पूछी थी, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। दोबारा सुनोगे पिछले 4-5 मिनट को, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा 100%। ये मैंने आपको लिखा हुआ है सारी चीजें। ये देखो, ये इक्वेशन है आपका, एग्जांपल है 13th, इसमें आपको क्या करना है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं बताऊंगा नहीं आपको कुछ भी, सब कुछ मैंने आपको पहले करवा रखा है, ठीक है। तो इसने ये लिख रखा है इफ दे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है बच्चे अगर ये रियल है, इफ दे आर रियल, इफ दे आर रियल, यानी कि अगर रियल है तब फाइंड आउट करने हैं। अच्छा आप मेरे को बताओ, अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि रूट्स रियल है या नहीं, मैंने क्या बताया था, इफ
डी या तो क्या आ जाए बच्चों, जीरो आ जाए, या जीरो से बड़ा आ जाए, तब क्या होते हैं बताओ, रियल होते हैं ना। अगर डी जीरो से छोटा आ गया तब आपको आगे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, बस इतना लिख देना, सो रूट्स आर नॉट रियल। लेकिन सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी। डी अगर जीरो से बड़ा आ गया या जीरो आ गया तब तो आपको रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके, है ना, ये हमने पहले किया है। अगर डी जीरो से छोटा आ गया ना, आपको आगे सोल्व ही नहीं करना, बस ये लिखना है कि रूट्स आर नॉट रियल। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए। देखो सेकंड क्वेश्चन में डी जीरो से छोटा आ गया, हम क्या लिख देंगे, रूट्स आर नॉट रियल, बस क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में मैंने पूरा का पूरा सोल्व कर दिया, जीरो आ गया तो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, क्या क्या होंगे रूट्स मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये ऐसे 14th क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 14th क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक आपने सोल्व नहीं करे, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर में एक्स आ गया। देखो ये एक्स है ना, इसको एक्स बाय वन तो लिख सकते हैं। अब क्या लिया करो, पहले आप एलसीएम लिया करो, ठीक है, वन और एक्स का एलसीएम एक्स, एक्स को वन से डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना आएगा एक्स, और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, एक्स को एक्स कट जाएगा, वन आ जाएगा, वन बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, ये आ गया, एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और प्लस के क्या है बच्चों वन। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे बच्चों, फैक्टर, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिन दोनों की मल्टीप्लाई करे तो वन आ जाए और सम करे तो माइनस थ्री आ जाए। आप बताओ वन मल्टीप्लाई तो कब आएगी, वन इंटू वन ही आएगी ना, तो फिर इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डी निकाल दें, ए कितना है बताओ वन, बी कितना है माइनस थ्री, सी कितना है आपका वन, डी निकालो, बी स्क्र माइनस के फोर इंटू ए इंटू सी, नाइन माइनस फोर यानी कि फाइव, डी आ गया फाइव। तो बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स क्या होते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, बी तो पहले ही माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट डी, डी कितना है बच्चों फाइव, अंडर रूट आ जाएगा, और नीचे कितना है टू इंटू ए, तो एक बार ये प्लस की वैल्यू लिख दो, एक बार बीच का साइन प्लस ले लो, और एक बार बीच का साइन बच्चों क्या ले लो, माइनस ले लो, यही इसके क्या है दो रूट है, आ गया आंसर। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में भी यही करना है आपको, एलसीएम लेना है, वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू थ्री। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, इस चीज का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर बीच में माइनस का साइन हो तो बहुत आराम से क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करना है, क्योंकि यहीं पे 99% बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब आप खुद देखना कि आप 99 में से हो या फिर वन में से हो, यानी कि मेरे बिना बताए क्या आप उस मिस्टेक से बच सकते थे या नहीं बच सकते थे, आप खुद सोचना। एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद बच्चों क्या रूल होता है, इस एलसीएम को इस एक्स से डिवाइड करते हैं, कट गया, क्या बच गया एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू लिख दो, फिर माइनस का साइन लगाओ, है ना। फिर मैं कहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए अपने दिमाग में ये डाल लो, सेकेंड टर्म जब लिखेंगे ना तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x माइनस टू कट जाएगा, क्या बच जाएगा x, लिख दिया मैंने, इक्वल टू क्या बच गया आपका थ्री बाई वन, ब्रैकेट खोल लोगे, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्र माइनस के टू एक्स। अब आप मेरे को बताओ क्या ऊपर आपका x से x काट सकते हैं, क्या काट दिया, ऊपर क्या बच गया माइनस टू, नीचे एक्स स्क्र माइनस टू एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई वन। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आगे ले जाके सोल्व कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, करो मल्टीप्लाई, थ्री से मल्टीप्लाई करना, थ्री एक्स स्क्र माइनस के सिक्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के टू। आप इधर ले आओ माइनस के सिक्स एक्स और माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे बच्चों टू हो जाएंगे। अब आगे इस इक्वेशन को सोल्व करना देखो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्ल चाहे आप इसके फैक्टर बना लो, चाहे आप इसको क्या कर लो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर लो। देखो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ मेरे को, प्रोडक्ट आनी चाहिए बच्चों आपकी थ्री टू जा सिक्स, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए सिक्स, और सम भी कितना आना चाहिए आपका माइनस सिक्स आना चाहिए। तो बताओ कैसे लेके आओगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सिक्स की मल्टीप्लाई वन से करोगे तब भी इन दोनों का सम सिक्स नहीं ला सकते, है ना। इसको आप टू से डिवाइड करो या थ्री से कर दो तब भी आप सिक्स तो नहीं लेके आ सकते ना, यानी कि इसका आंसर आप निकाल सकते हो किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, अदरवाइज ये सोल्व नहीं होगा। तो ए कितना आ गया यहाँ पे थ्री, और मैंने आपको बता रखा है जब भी आपको अजीब सा लगे ना क्वेश्चन, बस आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया करो, आपका क्वेश्चन सोल्व होएगा। बी स्क्र माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ये हो जाएगा बच्चों। अब उसके बाद क्या करें हम, ये आपका आ गया जीरो, डी क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, इसके फैक्टर हम बना सकते थे, नहीं डी जीरो नहीं आएगा, सॉरी डी ट्वेल्व आएगा, क्योंकि मैं यही सोच रहा था अगर डी जीरो आता तो रूट्स इक्वल आते,
डी कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब आप क्या निकालो, एक्स निकालो, माइनस बी, बी पहले ही माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 इंटू ए। तो यानी कि ये 12 को आप है ना 4 इंटू 3 लिख दो। इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों मैं क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट बाहर आके 2 हो जाएगा, है ना। अब चाहे इतना छोड़ दो तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कुछ कॉमन लेके काट सकते हो तो काट दो। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है ना, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे कितना है 6, ये कट जाएगा 3 पे। आंसर कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 3, ये आंसर आ गया। एक बार बीच में प्लस लिख देना, एक बार बीच में माइनस लिख देना, हो गया, बस 2 रूट आ जाएंगे आपके। देखो कितना आया था आंसर अपना, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 3 आया ना। अब क्या करो, एक बार बीच का साइन प्लस लिख दो और एक बार बीच का साइन क्या लिख दो, माइनस लिख दो, ये 2 रूट आएंगे आपके। अब देखो ये क्वेश्चन, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने थर्ड चैप्टर के अंदर भी ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। वहां लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वही एक बोट है जिसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में। पिछले चैप्टर में जो हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे ना तो हमारे को ये गिवन था कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, ना ये गिवन होता था कि पानी की स्पीड कितनी है, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। यहाँ पे एक चीज आपको गिवन होगी, क्यों, क्योंकि हम वेरिएबल कितने यूज कर सकते हैं, एक, इसलिए एक गिवन होगी, दूसरी हमारे से पूछी जाएगी। ये कहता है जब पानी बिल्कुल शांत है, किधर भी नहीं चल रहा, तो बोट को हम चला सकते हैं 18 की स्पीड से। ये कहता है वो 1 घंटा ज्यादा लेगी 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। देखो आप यहां से स्टार्ट किए पानी में चलना बोट से, यहां गए, जाते वक्त बच्चों आप गए क्या, अपस्ट्रीम, जाते वक्त क्या गए आप, अपस्ट्रीम। लेकिन जब आप वापस आओगे तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब पानी तो इधर ही बह रहा है, तो जब वापस आप आओगे तो डाउनस्ट्रीम आना पड़ेगा ना। पानी आपका मान लो इधर बह रहा है, आप जाते हुए तो पानी के अगेंस्ट गए, तो फिर आते हुए तो पानी की दिशा में ही आओगे ना, पानी के साथ साथ आओगे, ठीक है। ये है, एक तरफ आप अपस्ट्रीम गए तो वापस किस डायरेक्शन में आओगे, डाउनस्ट्रीम। तो सिंपल सी बात है, अपस्ट्रीम जाने में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि इसमें आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। आप इधर जा रहे हो, पानी इधर जा रहा है, तो आपकी स्पीड कम होगी। कितने घंटे ज्यादा लेती है वो, 1 घंटा ज्यादा लेती है। और डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 24 किलोमीटर, यानी कि ये 2 शहर है ए से बी, इनके बीच की डिस्टेंस ये है। तो कहता है जाने में आपको 1 घंटा ज्यादा लगा है। टाइम आप मेरे को बस ये बता दो किस में ज्यादा लगता है, अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में। आप कहोगे सर अपस्ट्रीम में टाइम हमेशा क्या लगता है, ज्यादा लगता है, और डाउनस्ट्रीम आने में टाइम हमेशा ही क्या लगता है बच्चों, कम लगता है। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अपने को क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। पहले आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो आपको कितनी दे रखी है बच्चों, 18 किलोमीटर पर आवर। आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, लेट कर लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लो, ये x किलोमीटर पर आवर मान लो। मैंने थर्ड चैप्टर में आपको समझाया था कि इन क्वेश्चंस में 4 लाइनें फिक्स है। कौन सी, पहली लाइन हमेशा लिखनी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दूसरी लाइन स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखनी है, तीसरी लाइन क्या होती है, स्पीड डाउन स्ट्रीम। अगर इनको आगे पीछे लिख दोगे तो क्वेश्चन मैक्सिमम संभावना है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे, स्पीड अपस्ट्रीम, क्योंकि बच्चा पता है यहाँ पे गलती कहाँ करेगा, वो है ना डाउनस्ट्रीम में उसको ये तो पता है कि स्पीड ऐड होती है, लेकिन उसको x+18 लिख देगा। लेकिन लिखना क्या है बच्चों, पहले स्टिल वाटर की स्पीड लिखनी है, स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर 18 + x लिख दो या x+18 लिख दो, बात तो एक है। मैं कहता हूँ ये तो बात एक है, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाती है ना। यहाँ पे अगर आप x-18 लिख देते तो बात क्या है, खराब हो जाती है अपनी, ठीक है। ये हो गया। अब आप मेरे को बताओ टाइम निकाल लें, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन इन गोइंग अपस्ट्रीम, जब वो अपस्ट्रीम गया होगा तो उसको कितना टाइम लगा होगा बताओ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 24 है। गया अपस्ट्रीम था तो अपस्ट्रीम वाली स्पीड कितनी है, 18 - x, ये टाइम हो गया। फिर टाइम टेकन इन रिटर्निंग, यानी कि वापस आया वो अपने शहर ए पॉइंट पे डाउनस्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो गया। अब आप बस मेरे को ये बता दो ये टाइम कम है या फिर ये टाइम कम है या ज़्यादा, कौन सा है। आप कहोगे सर अपस्ट्रीम वाला क्या है, टाइम ज़्यादा है, और ये टाइम क्या है, कम है।
और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का। फिर वही जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बात बताई थी, कम ज़्यादा वाला, दोनों नंबर में कोई भी दो नंबर हो, चाहे वो टाइम हो चाहे हाइट हो, उनमें एक ज़्यादा है ना, एक कम है। कितना डिफरेंस है दोनों में, 1 घंटे का। तो आप मेरे को बताओ डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ज़्यादा वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस कर दो। जैसे एक 4 है, एक 3 है, डिफरेंस 1 है, मैं 4 - 3 को 1 लिख सकता हूँ ना। बात तो एक ही है, मतलब कि ज़्यादा वाला जो टाइम है ना 24/18 - x, इसमें से कम वाला टाइम माइनस कर दो। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को समझोगे ना, ये क्वेश्चन आपको लगेगा बिल्कुल आसान। लेकिन अगर आप ज़्यादा और कम का कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी सोल्व नहीं होगा। मैं आपको ये कहता हूँ, अपस्ट्रीम जाने में हमेशा ही टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब ये टाइम ज़्यादा है ना, तो ये टाइम क्या है, कम है। और डिफरेंस कैसे निकलता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना। तो बड़ा टाइम ये है, छोटा टाइम ये है, बड़े टाइम में से छोटा टाइम माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करना आपको मैं सिखाता हूँ कैसे सोल्व करते हैं इस तरह की इक्वेशन को, ध्यान से समझना। 24/18 - x -24/18 ये क्या है, 1 है। पहले इस 24 को बाहर कर दिया करो, कॉमन ले लिया करो, ठीक है। एक ही तरीका रहेगा सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो। अब इनमें क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। अब क्या लेंगे, एलसीएम। नीचे एलसीएम का मतलब क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अब बताओ एलसीएम के बाद का प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस वाली टर्म कट जाएगी, प्लस वाली बच जाएगी। क्या बच जाएगी बच्चों, प्लस वाली। बीच में साइन जब भी माइनस दिखे ना, आदत डालो क्या लगानी है, ब्रैकेट। यहाँ पे प्लस कट जाएगा, क्या बच जाएगी, माइनस वाली टर्म बच जाएगी, है ना। क्योंकि अगर देखो ब्रैकेट नहीं डालते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। नीचे क्या होगी, नीचे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, a - b इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो सीधा। ऊपर देखना, प्लस एक्स 18 से 18 कट गया, x और x कितना हो गया, 2x। 18 का स्क्वायर होता है बच्चों 324 और x स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 48x हो गया। और ये कितना हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया आपका 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 48x और माइनस के 324। अब जिस बच्चे ने पहले 2 लेक्चर देखे हैं उसको देखते ही ये इक्वेशन याद आ गई कि ये तो मैंने करवाया था। पहले लेक्चर में फैक्टर बनाए थे इसके मैंने, और दूसरे लेक्चर में इसको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करवाया था। फैक्टर क्या थे अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि फिर तो रटवाने वाली बात हो जाएगी आपको। 53 और 5 इसके बनेंगे, आपको 48 है ना, 48 आप लेके आओगे तो आपके फैक्टर बनेंगे 54 और 6, प्लस 54 और माइनस के कितने बनेंगे 6। तो x प्लस 54 और x माइनस 6, यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव को तो रिजेक्ट कर देना, क्यों, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। x कितना आएगा बच्चों 6। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ वाटर कितनी होएगी 6 km/h। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं। आपकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये अनसोल्व्ड क्वेश्चन, ये कहता है आपको रूट्स निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा भी यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है। अच्छा, इफ दे एग्जिस्ट मतलब कि अगर वो रियल है तभी निकालना है आपको, इफ दे आर रियल, यानी कि रियल अगर नहीं है ना तो फिर कुछ नहीं करना। आपको कैसे पता लगेगा बताओ रियल है या नहीं, डी या तो 0 हो या फिर 0 से क्या हो बच्चों, बड़ा हो। क्योंकि अगर डी 0 आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो हम लिख देंगे क्या, रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि सबसे पहले आप क्या निकाल के देखोगे बच्चों, डी। क्योंकि हो सकता है डी 0 से छोटा आ जाए, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, फिर तो आगे आपको कुछ सोल्व करना ही नहीं। अगर डी 0 से छोटा आ गया तो क्या करना है बच्चों, कुछ भी सोल्व नहीं करना, सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि रूट्स आर नॉट रियल। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम, चाहे कोई भी मेथड हो, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, डी फाइंड आउट करो। डी अगर 0 आए या 0 से बड़ा आए तब तो आगे बढ़ना है, अगर 0 से छोटा आ गया तब आगे नहीं बढ़ना, सिर्फ आपको लिखना है रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, मैंने आपको सिखा रखा है सारा, और मैंने आपको सोल्व भी कर दिया दोबारा, ठीक है। पहला फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोबारा देखना, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो पूरा आता है। वही मैंने आपको यहाँ पे अप्लाई किया है, सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए। ये देखो, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया क्वेश्चन का, और फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों, डी आपका 0 से छोटा आ जाएगा, रूट्स रियल ही नहीं है तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब देखो सेकंड, सेकंड के अंदर भी कहता है जो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है ना, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करवा लो, चाहे चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लो। बात तो है कि ये सारे मेथड आपको बच्चों आने चाहिए बहुत अच्छे से। देखो पहले क्वेश्चन को मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करके दिखा दिया, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को कर दिया, ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन को, ताकि आप कैलकुलेशन को मिला सको, टैली कर सको। चौथा क्वेश्चन में तो क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर दिया। ये चौथे क्वेश्चन में तो रूट्स रियल ही नहीं है, रियल नहीं है तो फिर आगे बढ़ना ही नहीं आपको, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों, बीच में कोई रह गया क्या, ये हो गया अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने एक एग्जांपल करवाया था ना आपको आज ही, कि डिनोमिनेटर के अंदर x आ जाए तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेके इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। इसको लिख लो, फैक्टर चाहोगे तो भी नहीं बनेंगे इसके फैक्टर। इसको सिर्फ किससे सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, वो मैंने आपको सोल्व करना सिखाई दिया। देखो मैं चाहे आपको कितने भी क्वेश्चन सिखा दूं, इतने क्वेश्चन सीखने के बाद अगर आपको रूट निकालने नहीं आए, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आप ये समझ लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए नहीं बना, फिर आप इसको छोड़ ही दो, ठीक है। क्योंकि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, प्लस माइनस का पता होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई रखी है पहले ही। बार बार एक ही क्वेश्चन को मैं कराऊंगा तो वो रटवाने वाली बात हो जाएगी आपको। ये क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से इक्वेशन बनानी है, इसको सोल्व करना है। सोल्व मैंने इतने अच्छे से कर रखा है ना कि एक एक स्टेप आपको समझ आएगा, यानी कि मैं किसी बुक से देख के, गाइड से देख के, गूगल से देख के सोल्व नहीं करता, मैं अपने तरीके से सोल्व करता हूँ, जैसे आपको समझाता हूँ बोल बोल के वैसे ही सोल्व करता हूँ, ताकि बच्चा कभी पढ़े उसको एक एक स्टेप समझ आए कि मैंने कर कैसे रखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए। अब फिर मैं क्या करूँगा आपको बच्चों, इक्वेशन को फॉर्म करना सिखाऊंगा, आगे सोल्व कैसे करना है वो तो आपको आता ही है। वो मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको पहले करवा रखा है। इसमें कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years एगो, यानी कि रहमान की एज 3 साल जो पहले थी, और 5 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब आज से 5 साल बाद जो होगी। फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है बच्चों, 5 years लेटर, आज से 5 साल बाद। यानी कहता है रहमान एक लड़का है, उसकी एज आज से 3 साल पहले जो थी और आज से 5 साल बाद जो होगी, उन दोनों एज का रेसिप्रोकल कर दो और उनको फिर क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, तो कितना आएगा आंसर, 1/3 आएगा। आपको रहमान की प्रेजेंट एज बतानी है कि रहमान आज कितने साल का है। करें सॉल्यूशन, लेट कर लो, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, जो पूछा है उसको एक्स मान लो। रहमान आज बच्चों कितने साल का है बताओ, एक्स ईयर्स का है, ये मान लिया। क्वेश्चन में जो दे रखा है ना वो लिखते जाओ। रहमान की एज अपने को चाहिए 3 साल पहले, बताओ 3 years एगो की अगर मैं बात करूं तो उसकी एज 3 साल पहले, यानी कि 3 साल छोटा था वो, पहले निकालना है तो माइनस कर दो, 3 साल बाद निकालना है तो x+3 हो जाएगी, ठीक है। 5 साल बाद निकालना है 5 years लेटर, यानी कि आज से 5 साल बाद। अगर आज x साल का है बच्चों, 5 साल में वो 5 साल प्लस हो जाएगा। आज आप 15 साल के हो, 5 साल बाद 15 + 5 करोगे ना, यहाँ पे आज आप x साल के हो तो फिर x+5 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मेरे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ये जो एज है और ये जो एज है, इन दोनों का रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल है ना, और उसको ऐड करो, यानी कि 1/x-3 + 1/x+5, इन दोनों का सम बच्चों कितना है, 1/3। अब बताओ, ऐसी ऐसी इक्वेशन को तो हम सोल्व कर चुके ना, अब आपको मैं दोबारा फिर करके दिखा देता हूँ। एलसीएम लो, यही इंपॉर्टेंट चीज थी आपको बनानी, उसके बाद तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसका हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। किसी मेथड से निकाल लो सॉल्यूशन चाहिए। देखो यहाँ पे x-3 कटेगा, x+5 आ गया। अच्छा प्लस का साइन हो ना, फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चल लगा दो। यहाँ पे x-3 आ जाएगा। अब देखो ऊपर क्या आ गया, x+x हो गया 2x, और 5 में से 3 गए 2, और इन दोनों की क्या कर लो बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो।
मल्टीप्लाई कर लोगे, मेरी तो जरूरत नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लाई करोगे आपकी ये आएगी, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये तो आएगा एक्स स्क्र प्लस के 2x माइनस के 15, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 टू जा 6x और प्लस 3 टू जा 6। एक तरफ ले आओ सबको, सबको बच्चों एक तरफ ले आओ, ये माइनस 6x हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा, 2x में से 6x माइनस करोगे माइनस के 4, और -15 माइनस 6 माइनस के 21, तो ये तो छोटा सा बन गया इक्वेशन है ना, क्योंकि 21 क्या होता है बच्चों, 7 3 जा होता है, और 7 और 3 से आप -4 ला सकते हो, प्लस का 3 कर दो और माइनस के 7 कर दो, तो फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 3 और x माइनस 7। x की वैल्यू यहाँ से तो क्या आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव को क्या कर देंगे, रिजेक्ट, क्योंकि रहमान की एज नेगेटिव नहीं हो सकती। x कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, इसका मतलब रहमान आज कितने साल का है, 7 साल का है। सो क्या लिखेंगे, सो रहमान प्रेजेंट एज, रहमान प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी, 7 ईयर हो जाएगी, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया था, आंसर आ गया। अच्छा, अब वेरिफिकेशन करके देखें कि जो हमने आंसर निकाला है वो क्वेश्चन में जो दी गई कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। आप कहोगे सर रहमान आज 7 साल का है ना, 3 साल पहले कितने साल का था बताओ, 3 ईयर्स एगो, 7 में से 3 माइनस कर दो, पहले 4 साल का होगा। 5 साल बाद कितने होएगा, आज से 5 साल बाद, आज अगर ये 7 साल का है, 5 साल बाद ये 12 साल का हो जाएगा। इसका कहता था इन दोनों का रेसिप्रोकल करके और ऐड करो तो कितना आना चाहिए आंसर बच्चों, 1/3 आना चाहिए ना, करना ऐड। 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, 3 1 जा 3, ये कितना आएगा 1, 4/12 यानी कि 1/3 आ गया। इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में 3 नंबर का या 4 नंबर का आ गया, इतनी मेहनत आपने कर ली, वेरिफिकेशन जरूर करके देखा करो, ताकि अगर वेरीफाई ना हो आपको पता लगे कि कहीं ना कहीं हमने क्या है मिस्टेक की है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे एग्जाम में, बस ये बात है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहता है एक क्लास टेस्ट हुआ, द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, यानी कि 2 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ सेफाली का, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का, दोनों में उसका जो टोटल स्कोर है ना बच्चों, टोटल स्कोर लिख लो यहाँ पे, टोटल मार्क्स जो आए हैं दोनों सब्जेक्ट में वो 30 आए हैं, यानी कि कुछ मैथ में आए होंगे और कुछ इंग्लिश में आए होंगे। 2 कॉलम बना दो, पहले मैथ्स का नाम है तो मैथ्स लिख दो, फिर किस में लिख दो बच्चों, इंग्लिश में। अच्छा, हम तो क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। आप मान लो मैथ में इसके नंबर आए कितने, एक्स, तो आप ये बताओ टोटल 30 आए हैं तो बाकी 30 माइनस एक्स किस में आए होंगे, इंग्लिश में। 2 बच्चे हो आप, 2 भाई हो आप, दोनों के पास मिला के 30 रुपीज़ है। अगर आप कहते हो मेरे पास एक्स है, टोटल में से आप वाले पैसे माइनस कर दो तो आपके भाई के पास आ जाएंगे 30 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। फिर कहता है अब कंडीशन देखो, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है, लेट दी मार्क्स इन मैथ्स में मान लिया एक्स, तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है क्या कहता है, हेड, जब स्टार्टिंग में हेड लग जाता है ना, इसका मतलब ये लड़की कल्पना कर रही है, यानी कि इमेजिनेशन कर रही है, ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी, ये कल्पना कर रही है कि अगर ऐसा होता तो हैड सी कोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, यानी कि मैथ में इसके 2 नंबर ज़्यादा आते, यानी कि इतने आते, और 3 मार्क्स कम आते इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में जितने आए हैं उसमें से 3 क्या कर दो माइनस, 30 में से 3 गया 27। कहता है अगर मैथ में इतने नंबर आते और इंग्लिश में इतने आते तो प्रोडक्ट उसके मार्क्स का 210 होता, मतलब कि अब इन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो कितनी होती बच्चों, वो कितनी होती 210। आया था ना ऐसा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी मल्टीप्लाई 210, बस यहाँ से क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व कर लेंगे। करो, एक्स से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन की, फिर +2 से करेंगे 27 माइनस एक्स की, इक्वल टू 210 रख दो। एक्स से करोगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 से करोगे तो 54 माइनस के 2x, और इसको भी इधर ले आए, सबको एक तरफ कर दिया करो, ठीक है, हो गया। अब बताओ आगे क्या करें, माइनस का एक्स स्क्वेयर है और फिर ये 27 में से 2 गए, प्लस के 25x बच गए, और 54 प्लस का है, 210 माइनस का है, तो मतलब कि माइनस का ही आएगा आंसर, तो कितना आएगा बच्चों 100, ये आएगा आपका 6 और ये आएगा आपका 56 आ जाएगा, है ना, माइनस का 156। मैंने क्या बताया था,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप एक्स स्क्वेयर वाला जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाया करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में जहाँ पे आपने पहले 2 लेक्चर लिखे हुए हैं वहाँ से पेज पलट के देख लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी मैंने आपको सोल्व करवाया हुआ है और इसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से भी करवाया हुआ है। इसके फैक्टर बने थे कितने, एक 13 और एक 12। मेरे को सारे फैक्टर याद है, एक बार जो इक्वेशन लिख दी उसके फैक्टर आपको याद हो जाने चाहिए। x माइनस 13 और x माइनस 12 ये हो जाएंगे, तो x की 2 वैल्यू आ गई बच्चों, एक 13 आ गई और एक कितनी 12। रिजेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों की दोनों वैल्यू पॉसिबल है। आपसे पूछा है दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बताओ, तो आप ये मत कह देना कि एक सब्जेक्ट में 12 है और एक सब्जेक्ट में 13 है, ऐसा कैसे, दोनों में टोटल कितना है बच्चों 30, और x जो नंबर आपने माने थे वो किस में माने थे, मैथ में माने थे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ्स और यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों में कितना, इंग्लिश। मैं कहता हूँ मैथ्स में इसके हमने x मार्क्स माने थे, x की वैल्यू अगर मैं 12 लेता हूँ तो अगर मैथ में 12 आए हैं तो इंग्लिश में 30 में से 12 18 आए होंगे, फिर दोनों में मिला के 30 आए हैं। अगर मैथ के मार्क्स 12 है तो इंग्लिश में 18, या फिर मैथ में कितने हो सकते हैं इसके 13 आए हो, तो फिर इंग्लिश में कितने आएंगे बताओ, इंग्लिश में आएंगे 30 में से 13 माइनस कर दो यानी कि 17। तो ये दोनों ही आंसर बच्चों क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, 12 18 या फिर 13 17। अच्छा इसको प्रूव करके बताऊं, प्रूव मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो मैं अगले पेज पे इसकी वेरिफिकेशन करता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं ना वो 100% करेक्ट कर रहे हैं। एक इक्वेशन में तो क्या थे बच्चों बताओ, यहाँ पे मैथ लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे इंग्लिश, मैथ में 12 नंबर और इसमें 18, और दूसरी कंडीशन में क्या थे, मैथ में आपके 13 और इंग्लिश में आपके 17 है ना। इसने क्या कहा था, अगर मैथ में 2 नंबर ज़्यादा आए होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम आए होते, यही था ना, देखो मैथ में 2 ज़्यादा इंग्लिश में 3 कम, तो प्रोडक्ट कितनी होती, 210। निकाल के देखें, ये होगी 14 और ये होगी आपकी कितनी 15, 14 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी 210, यही क्वेश्चन में दे रखा था। अब दूसरी कंडीशन, इसमें 2 नंबर ज़्यादा आए होते, इसमें 3 कम आए होते, तो ये सॉरी 2 ज़्यादा है ना, ये 15 हो गए और ये 14, फिर 15 इंटू 14 कितनी आती है आपकी 210। तो आप हर इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हो कि जो हमने, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ ना कि ये 2 आंसर पॉसिबल है, या तो ये पेयर पॉसिबल होगा या फिर ये भी मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ दोनों पॉसिबल है, क्योंकि गिवन कंडीशन क्या हो रही है बच्चों, सेटिस्फाई हो रही है। हो गया 5th क्वेश्चन अपना। ये मैंने जहाँ पे सोल्व किया हुआ है देखो उसका मैंने आपको पेज दोबारा भी यहाँ पे लगा दिया, लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन है अगर नहीं देखे तो दोबारा देख लो, क्योंकि वहीं से आपका सारा का सारा क्या है बच्चों, बेस तैयार होना है, ठीक है। ये देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान है क्वेश्चन। इसमें कहता है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, जब भी रेक्टेंगल का नाम आ जाए तो बच्चों आप क्या करो, रेक्टेंगल बना लो। यहाँ पे डायगोनल की भी बात की गई है तो डायगोनल भी बना लो, इसका डायगोनल ऐसे बना लो, यानी कि राइट ट्रायंगल बनेगी ना, क्योंकि डायगोनल ये रेक्टेंगल में आपका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। ये हो गया। इसमें कहता है जो डायगोनल है ना वो 60 मीटर ज़्यादा है किससे, देन दी शॉर्टर साइड। बच्चों मैं इसको क्या कह लेता हूँ, शॉर्टर साइड कह लेता हूँ, छोटी वाली साइड, इसको मैं लॉन्गर साइड कह लूँगा, ठीक है। ये हो गया, शॉर्टर साइड को आप क्या मान लो, एक्स मान लो, मान लिया। अब डायमीटर क्या है, इससे 60 मीटर बड़ा है, तो यानी कि ये कितना होगा बच्चों, फिर x प्लस 60 हो जाएगा। फिर कहता है जो लॉन्गर साइड है ना वो 30 मीटर बड़ी है किससे, शॉर्टर साइड से। तो बताओ ये शॉर्टर x है तो लॉन्गर कितनी होगी, इससे 30 बड़ी, यानी कि x प्लस 30। कहने का मतलब शॉर्टर साइड अगर x है ना तो लॉन्गर साइड तो इससे 30 बड़ी है, और जो डायगोनल है वो इससे कितना है बड़ा है बच्चों, 60 बड़ा है। तो आपको तीनों साइड निकालनी है, यानी कि दोनों, सॉरी लॉन्गर भी और शॉर्टर भी। तो लेट कर लेना, आप लिखोगे क्या बच्चों, लेट, डायग्राम तो बनाने ही बनाना है नो डाउट, लेट दी शॉर्टेस्ट साइड, जो छोटे वाली साइड है उसको आप क्या मान लो, x मीटर मान लो, और जो लॉन्गर साइड है बच्चों उसको आप क्या मान लो, x प्लस 30 मान लो। तो डायगोनल कितना हो जाएगा फिर आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 60। अब आप कहोगे सर इक्वेशन कहाँ से बनाए, मैं कहता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है रेक्टेंगल में, अंडरस्टूड है, ये बताएगा थोड़े अपने को, जब बता दिया इसने कि ये रेक्टेंगल है तो फिर 90 डिग्री का एंगल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप खुद बता दो मेरे को, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, ये हाइपोटेन्यूस है, 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं बच्चों,
हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो 120 एक्स आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलो ए स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर यानी कि 900 प्लस 32 जा कितना होता है 60 एक्स। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना लो, एक एक्स स्क्वायर तो दोनों तरफ से बच्चों क्या है कैंसिल कर दो, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, अच्छा ये पहले लिख लेता हूं मैं, एक ही बात है क्योंकि एक्स स्क्वायर को मेरे को पॉजिटिव रखना है। ये पहले लिख लिया और ये इधर लिख लो 120x प्लस में 3600। अब इसको इधर लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो सारी की सारी टर्म्स को, ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस के 60 और माइनस के 120 यानी माइनस के 60 और 900 में से 3600 माइनस करोगे माइनस के 2700। अब आप अपनी कॉपी का पेज पलट के देख लो, बिल्कुल सेम यही के यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा दोनों मेथड से, फैक्टराइजेशन से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी। क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 27 माइनस 60 माइनस के ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैंने ये फैक्टर बना रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। इसके फैक्टर बनेंगे आपके 90 और 30 है ना, तो माइनस के 90 हो जाएंगे और प्लस के क्या हो जाएंगे बच्चों 30। यहाँ से तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस 30 आएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों एक्स की वैल्यू 90। अब आप मेरे को बताओ अगर ये 90 है तो ये कितनी होगी 90 प्लस 30 यानी कि 120। आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अलग क्वेश्चन है, यानी कि ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, फोकस करना जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कहीं पे भी आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना आपको बहुत मुश्किल मिलेगा और मैं आपको जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना उसी लैंग्वेज के अंदर आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना दूंगा। देखो ये कहता है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर है, कहता है दो नंबर है, उन दोनों का स्क्वायर कर दो और उनका फिर डिफरेंस निकाल दो, वो कितना आएगा 180 आएगा। यहाँ तक का तो ये मतलब है, ठीक है। यानी कि मैं आपको ये कहता हूँ, देखो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये तो सॉल्यूशन दे रखा है मैंने आपको। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दो नंबर है, जैसे एक 5 है एक 4 है, ये कहते हैं दोनों का स्क्वायर कर दो और उनका डिफरेंस निकाल दो। तो वो अपना यहाँ पे कितना है 9 आया ना, क्वेश्चन में कहता है ये 9 नहीं बल्कि कितना आएगा 180 आएगा। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है ना वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, लार्जर नंबर के स्क्वायर का नहीं, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। आपको दोनों नंबर निकालने हैं। देखो एक नंबर को आपको मानना है, लेट कर लो यहाँ से मैं लार्जर नंबर को मान लेता हूँ। लार्जर नंबर बच्चों कितना मान लो x। लार्जर नंबर को ही मैंने क्यों माना, क्योंकि इससे देखो ये कंडीशन, इसको मैं x मान लूंगा ना तो यहाँ से पता है क्या आ जाएगा स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। बताना इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कहता है स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है ना वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के, यानी कि वो 8x है, क्योंकि लार्जर नंबर अगर x है इसका 8 गुना कितना होगा 8x ही होगा। मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है स्मॉलर नंबर, ये स्मॉलर नंबर नहीं है, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8x और ये लार्जर नंबर है। तो फिर बताओ लार्जर नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लार्जर नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लार्जर नंबर एक्स है तो इसका स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि दोनों नंबर का स्क्वायर और उनका डिफरेंस कितना है 180। डिफरेंस कैसे निकालते हो फिर, बड़े में से छोटा माइनस करते होगे, यानी कि लार्जर नंबर का स्क्वायर इसमें से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस करोगे तो वो 180 आएगा। अब यहाँ पे 100% बच्चे, यहाँ तो 99 भी नहीं 100% बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लार्जर नंबर का स्क्वायर तो वो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे पता है बच्चे क्या करते हैं इस 8x का भी स्क्वायर कर देते हैं। अभी क्यों कर दोगे, ये तो पहले से ही स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, बच्चे इसको स्मॉलर नंबर मान लेते हैं, ये स्मॉलर नंबर थोड़े है, ये स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर है। और मैं भी यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे 8x लिखोगे, ठीक है। क्यों लिखा पता लग गया ना, तो बस क्वेश्चन खत्म। यही बात मेरे को बतानी थी जो इंपॉर्टेंट है। इसके क्या बना लो फैक्टर बना लेना, फैक्टर बनाओगे इसके तो 10 और 18 आएंगे। सब क्वेश्चन में ये पहले आपको करवा चुका हूँ, ये आ गया आपके, ठीक है। x की वैल्यू x प्लस 10 और x माइनस क्या आ गया बच्चों 18।
ये तो रिजेक्ट कर देना, ये क्या कर दो रिजेक्ट, इसको एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे ना तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, x 18 आया है, अपने को तो दोनों नंबर निकालने हैं, लार्जर भी और स्मॉलर भी। आप बताना x को आपने क्या माना था, लार्जर नंबर, सो लार्जर नंबर बच्चों कितना आ गया आपका 18, एक आंसर तो आ गया। दूसरा आंसर क्या आप मेरे को बता सकते हो, आप कहोगे सर इस इक्वेशन में पुट कर दो, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है ना, स्मॉलर नंबर का बच्चों जो स्क्वायर है वो 8x है ना, यानी 8 इंटू 18 144। लेकिन मुझे तो स्मॉलर नंबर चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए बच्चों, स्मॉलर नंबर चाहिए। तो बताओ स्मॉलर नंबर कितना आएगा, स्मॉलर नंबर कितना आएगा आपका 144 का स्क्वायर रूट होएगा। इस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर अगर ये है तो स्मॉलर नंबर खुद कितना होगा 12 होगा। आगे दोनों आंसर, स्मॉलर कितना आ गया 12 और लार्जर कितना आ गया 18। 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बिल्कुल आसान मेथड से, बुक की स्टेटमेंट जैसे है ना मैंने वैसे ही लिख के आपको समझाया, ठीक है। अगर ज़्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो ये हमने कर लिया 8th क्वेश्चन, देखो ये इजी क्वेश्चन है। ये कहता है एक ट्रेन 360 किलोमीटर की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको करवाया था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। अगर कहता है स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो उसको इसी जर्नी को ट्रैवल करने में 1 घंटा कम लगता। देखो नॉर्मल सी बात है, 360 किलोमीटर दूर आपने जाना है, अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर अपनी गाड़ी की स्पीड को आप बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा। ये कहता है अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दूं तो मेरे को 1 घंटा कम लगेगा इसी जर्नी को ट्रेवल करने में, है ना। तो बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड का मतलब जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, जिस स्पीड से वो चलती है। लेट कर लो ओरिजिनल स्पीड को बच्चों क्या मान लो, ओरिजिनल स्पीड को मान लो x किलोमीटर पर आवर। तो फिर बताओ नई स्पीड कितनी होगी, नई स्पीड का मतलब ये कह रखा है ना, अगर 5 ज़्यादा होती तो मतलब x प्लस 5 होती, और डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस तो बच्चों कितनी फिक्स है 360 किलोमीटर फिक्स है। आप बस मेरे को ये बता दो आपको डिफरेंस क्वेश्चन में किस चीज़ का गिवन है, ये टाइम का। तो फिर पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम टेकन, यहाँ से टाइम निकाल दो, यहीं से निकाल दिया करो, ठीक है। टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है x, यहाँ से तो इतने घंटे लगेंगे है ना, यहाँ से टाइम निकालोगे 360 डिस्टेंस, लेकिन स्पीड कितनी x प्लस 5। बस आपको ये बताना है मेरे को इन दोनों टाइम में से बड़ा कौन सा है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 घंटे का। मैंने बार बार आपको एक चीज़ बताई है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब आप ये समझ लो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं ना, यानी कि इनमें से जो टाइम ज़्यादा है उसमें से जो टाइम कम है उसको माइनस कर देंगे और किसके इक्वल रख देंगे 1 के, क्योंकि बड़े और छोटे टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है। आप बता सकते हो इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से बड़ा कौन सा है। स्पीड देखो, स्पीड नई वाली स्पीड ज़्यादा है या कम है, आपको जी ज़्यादा है। जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है ना, इसका मतलब ये वाला टाइम क्या है कम है, तो ये वाला टाइम क्या है ज़्यादा। मैं कहता हूँ आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस स्पीड देख लो, स्पीड ये ज़्यादा है तो इसके कोरस्पोंडेंस में जो टाइम होगा वो कम होगा, फिर दूसरा टाइम क्या हो जाएगा ज़्यादा। और मैंने क्या बताया था, ज़्यादा वाले टाइम में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस कर दो तो इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों 1, क्योंकि क्वेश्चन में 1 गिवन है। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, 360 कॉमन ले लो, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। 360 बाहर रहेगा, एलसीएम कितना आएगा x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ से बच्चों x कट जाएगा, x प्लस 5 आएगा, यहाँ x प्लस 5 कटेगा, x बचेगा, x से x कट गया, ऊपर देखो x से x आपका कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या आ गया ये 360 इंटू में 5, और नीचे क्या आ गया बताओ एक्स स्क्वायर प्लस में 5x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, ये इक्वल टू 360 को 5 से करोगे तो 1800 आ जाएगा, इसको इधर ले आओ। अब वही बात अगर आप अपने नोटबुक आपने बनाई है पहले 2 लेक्चर को देख के तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको दोनों मेथड से करवाया हुआ है, ठीक है। इसके फैक्टर बने थे 45 और 40, ये आपका आएगा x प्लस 45 और x माइनस के 40,
एक्स की वैल्यू यहाँ से ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक्स कितना आएगा बच्चों 40, और यही आपसे पूछा गया था। सो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म। ये हो गया, ये मैंने सोल्व भी करके दिखा रखा आपको। मैंने इसलिए दिखाया कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना पहले ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो ये सारे के सारे मैं आपको करवा चुका हूँ क्वेश्चन। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर 3 का टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, यानी कि सबसे लास्ट लेक्चर, तो आपको ये क्वेश्चन लगेगा आसान। अगर नहीं सीखा तो फिर इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए नामुमकिन है। मैं उस लेक्चर का लिंक डाल दूंगा, अगर आपने नहीं भी देखा है तो देख लेना, क्योंकि उसी से आपको समझ आएगा। वहां पे मैंने बताया था 2 पर्सन है वो काम को करते हैं, मान लो ए एक आदमी है वो काम को करता है 10 दिन में, और बी मान लो एक काम को करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलके ये इस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने ये कहा था बच्चों कि एक अगर ये काम ए अकेला 10 दिन में करता है तो डेली कितना काम करेगा 1/10, ये डेली कितना करेगा 1/15, दोनों मिलके डेली कितना कर लेंगे, दोनों मिलके डेली करेंगे बच्चों 5/30 यानी कि 1/6। अगर दोनों मिलके डेली 1/6 काम करते हैं, 1/6 का मतलब अगर उनको टोटल 6 चेयर बनानी है तो डेली वो एक चेयर बनाते हैं, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे बताना। टोटल डेज पूरा काम ये कितने दिन में खत्म कर देंगे, ए प्लस बी टुगेदर मिलके बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अकेले क्वेश्चन तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया करो, मैंने बताया था ना आपको, यानी कि 6 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। तो यही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगेगा। ये तो वर्कर थे, यहाँ पे क्या टैप है, टैप क्या होते हैं, पानी वाले नल, पानी वाले नल। ये क्वेश्चन ऐसे है बच्चों, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक पानी की टंकी है, ये पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी में हमने ना 2 नल लगा रखे हैं, एक छोटा है एक मान लो छोटा। छोटे का मतलब उसका डायमीटर छोटा है, मतलब पाइप होती है आपके घरों में, देखो एक पाइप होती है पतली, एक पाइप होती है मोटी, जैसे ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल का आगे का आप मुंह देखो कितना मोटा होता है, और जो घरों में पाइप यूज करते हैं वो क्या होती है छोटी। ये तो है मोटी पाइप है ना, ये तो क्या है बड़ी पाइप है लार्जर, और एक पाइप है बिल्कुल पतली, ये वाली पाइप जो हम जैसे घरों में यूज करते हैं, ये क्या है स्मॉलर। आप बस मेरे को एक बात बता दो, अगर हमने ये पाइप लगा रखी है नहर में, यहाँ पे कोई नहर है और इसको भी नहर में लगा रखा है, पहले दिन मैंने इस पाइप को नहर में लगा दिया तो ये टंकी को भर देगी, भर देगी, लेकिन दूसरे दिन मैं इस छोटी पाइप को नहर में लगाऊंगा तो क्या ये टंकी को छोटी वाली पाइप भी उतनी देर में भर देगी, नहीं भरेगी, क्योंकि छोटी वाली पाइप में से पानी का जो फ्लो आएगा ना, जो इसकी बहाव का रेट होगी वो क्या होगी कम होगी, इसको टाइम क्या लगेगा बच्चों ज़्यादा लगेगा, टाइम क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा। जैसे आप ये समझ लो ये 2 व्यक्ति है, ए अकेला अगर काम को करता है तो वो 10 दिन में करता है, बी उसी काम को अकेला करता है तो 15 दिन में करता है। ऐसे ही ये मान लो क्या है बच्चों बी है, और ये मान लो क्या है ए है, यानी कि बी को टाइम क्या लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं कर लूँगा मैंने, कोई बात नहीं है। अब देखो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आएगा। ये क्या कहता है इस क्वेश्चन में, 2 वाटर टैप्स है, यानी कि पानी के 2 पाइप है, वो इकट्ठा मिलके किसी टैंक को इतने घंटों में भर सकते हैं। ये कितना होता है आपका 75/8 आवर्स होता है, ठीक है 75/8 आवर्स, यानी कि दोनों मिलके अगर पूरी टंकी को 75/8 आवर्स में भर सकते हैं तो मेरे को बताओ दोनों का 1 घंटे का काम कितना होगा। आप में 75/8 को छोड़ दो, आप मेरे को सिर्फ ये बता दो, अगर दोनों मिलकर एक टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं, कितने घंटों में भर सकते हैं बच्चों 2 घंटे में, तो आप मेरे को ये बताना 1 घंटे का काम कितना होगा। 1 घंटे का काम इसका उल्टा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 3rd चैप्टर में बताया हुआ है, ये मैं उस टाइम एंड वर्क की वीडियो का लिंक डालूंगा, आधे घंटे की वीडियो है, एक क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आधा घंटा उसमें कंसेप्ट आपका क्लियर किया है, ठीक है, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आप उसको आसानी से अप्लाई कर पाओ। एक पूरी टंकी को अगर आप 2 घंटे में भरते हो तो हर घंटे में आधी टंकी भर रही है। अगर दोनों मिलकर मान लो आप 2 दोस्त हो, दोनों मिलकर किसी काम को आप 3 घंटे में खत्म कर रहे हो, कितने घंटे में 3 घंटे में। 1 घंटे में आप कितना काम कर पा रहे हो बच्चों 1/3 काम कर पा रहे हो ना, क्योंकि एक पूरे काम के आपने 3 हिस्से कर लिए, ये पहले घंटे में किया, ये पहले घंटे दूसरे में, ये तीसरे में, तभी तो ये मिला के 3/3 हुआ, यानी कि पूरा एक काम खत्म हो गया ना। अगर आप 4 घंटे में करोगे तो हर घंटे में आप कितना काम कर रहे हो 1/4,
अगर आप 10 घंटे में करोगे तो हर घंटे में कितना काम कर रहे हो, 1/10। जैसे ये अगर पूरे काम को 10 दिन में कर रहा है तो डेली कितना काम कर रहा है, 1/10। अगर 15 में कर रहा है तो 1/15। तो पूरा काम अगर मान लो आप 75/8 आवर्स में कर रहे हो तो 1 घंटे का काम कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल। ये तो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का 1/3, 10 का 1/10, 15 का 1/15। ठीक है, ऐसे ही फिर ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें आप मेरे को ये बताओ कि दो टैप है, मान लो, लेट कर लो उन दोनों टैप को, आप मान लो लेट एक स्मॉलर है, लिख रखा है इसने, ये रहा स्मॉलर, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, लार्जर। लेट स्मॉलर एंड लार्जर टैप्स आर देयर। ये दो टैप मैंने मान लिए, एक क्या है बच्चों, स्मॉलर है और एक क्या है, लार्जर है। दोनों मिलके पूरे टैंक को इतने घंटों में भरते हैं ना। टुगेदर टुगेदर दे कैन फिल द टैंक, दे कैन फिल द टैंक इन 75/8 आवर्स। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 1 घंटे में कितना काम करते हैं, या फिर या एक स्मॉलर है और एक क्या है बच्चों, लार्जर है। इन दोनों का 1 आवर वर्क, यानी कि 1 घंटे का काम क्या होगा। अगर पूरा काम इतने घंटे में करते हैं तो 1 घंटे का काम क्या होगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल। बस इतनी सी लाइन आपको मेरे को समझानी है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। अब ये कहता है लार्जर डायमीटर वाला, डायमीटर यानी कि आगे का मुंह जो होता है, ठीक है ना, ये डायमीटर, सर्कल का डायमीटर, ये जो आपका पाइप है ना लार्जर डायमीटर वाला, ये 10 घंटे कम लेता है किससे, स्मॉलर से, एक पूरी टंकी को भरने में। देखो मैंने बताया था बड़े वाला जो पाइप है वो टाइम कम लेगा, कितना कम लेगा, 10 घंटे कम लेगा। आपको बताना है कि दोनों अगर अलग अलग भरे इस टैंक को तो कितना कितना टाइम लेगे, मतलब कि छोटा पाइप कितना टाइम लेगा और बड़ा पाइप कितना टाइम लेगा। तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर, मान लूँ मैं स्मॉलर पाइप या स्मॉलर टैप अलोन, यानी कि अगर अकेला छोटे पाइप को हम नहर से टंकी में लगा दें तो वो मान लेते हैं एक्स आवर्स लेता है। कितने घंटे लेता है बच्चों, एक्स आवर। तो फिर टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप कितना होगा बताओ, लार्जर पाइप अलोन, इससे 10 घंटे कम, x-10 लेगा, क्योंकि बड़ा पाइप बच्चों टाइम क्या लेगा, कम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मेरे को बता सकते हो लार्जर पाइप का और शॉर्टर पाइप का एक एक घंटे का काम कितना होगा, इसका होगा 1/x। मैंने बताया था ना पूरा काम अगर ये x घंटे में करता है तो 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/x, और इसका 1 घंटे का काम ये होगा, और दोनों का मिला के 1 घंटे का काम कितना है बच्चों, 8/75। देखो इतनी छोटी सी बात थी, अगर ये इक्वेशन आपको बनानी आ गई तो बस आगे तो इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे सोल्व कर चुके हैं। देखो इसका 1 घंटे का काम यही लिख लो, 1 आवर वर्क कितना होएगा बच्चों, 1/x। इसका 1 आवर वर्क कितना होएगा आपका, 1 आवर वर्क 1/x-10, है ना, ये होगा। दोनों का मिला के आप दो दोस्तों, आप बनाते हो 2 चेयर 1 घंटे में, आप ये बनाता है 3 चेयर 1 घंटे में, दोनों का मिला के 1 घंटे में क्या आप 5 चेयर नहीं बना दोगे। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, ये 1 घंटे में 1/x काम करता है, ये 1 घंटे में इतना काम करता है, दोनों मिला के कितना काम करेंगे, 1/x + 1/x-10। और ऊपर क्या लिख रखा है आपने, दोनों मिला के 1 घंटे में इतना काम करते हैं, तो फिर ये दोनों क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे ना, तभी तो इक्वेशन बनेगी। अब इसको सोल्व कर लो, एल्शियम ले लो, एल्शियम लोगे x-10 + x, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका, x और x ऐड होएगा, 2x -10, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, x² - 10x और इक्वल टू 8/10। चाहो तो ऊपर 2 कॉमन ले लो, मैं कॉमन इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये कट जाए, और ये बिल्कुल सेम इक्वेशन जो है ना बच्चों मैंने आपको सोल्व करवाई हुई है, ये 4 पे और ये 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आपकी इक्वेशन बनेगी ना बच्चों, वो इक्वेशन आपकी ये बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व करवाया हुआ है ये रही, और मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर भी सोल्व करवाया हुआ है, किसी से कर लेना। ये क्या कर देना बच्चों, रिजेक्ट कर देना, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी एक्स की, इसको क्या कर देना, रिजेक्ट। अब आप पूछोगे सर इसको रिजेक्ट करने का कोई स्पेशल कारण हो तो बताओ, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि ये नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू को हमने क्यों रिजेक्ट कर दिया, तो पंगा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू एक 15/4 है और एक कितनी है बच्चों, 25। एक्स कितना है, एक 25 और एक 15/4। मैं कह रहा हूँ इसको क्या कर दो, रिजेक्ट। लेकिन क्यों, मेरे कहने से थोड़े रिजेक्ट करोगे आप, समझो तो क्या ना क्वेश्चन को। हमने क्या माना था कि जो स्मॉलर टैप है,
स्मॉलर टैप जो अकेला टाइम लेता है वो x घंटे लेता है ना, तो लार्जर टैप कितने लेता था बताओ, x-10 लेता था। समझ गए? लार्जर कितने लेता था बच्चों, x-10। अगर आप x की वैल्यू ये ले लेते हो तो मतलब स्मॉलर ये कितना है बताओ मेरे को, पॉइंटों में निकालो तो 3.75 है। स्मॉलर टाइप, अगर जो स्मॉलर वाला पाइप है वो इतने घंटे लेता है, तो इसमें से अगर आप 10 माइनस कर दोगे तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बताओ ऐसा हो सकता है कि कोई भी जो टाइम है वो नेगेटिव में चला जाए? नहीं हो सकता ना। इसलिए इस वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा बच्चों, रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, मैं x की वैल्यू कितने लूंगा, 25। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप वो कितना आ जाएगा आपका, 25 आवर्स, यानी कि छोटे वाला जो पाइप है वो 25 घंटे में भरेगा। टाइम टेकन बाय लार्जर टैप वो इससे 10 घंटे कम, यानी कि 25 - 10 यानी कि 15 आवर्स। यही आपके दो क्वेश्चन के इसके आंसर है। ठीक है, निकाल लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें दो ट्रेनें हैं। जैसे एक क्वेश्चन आज ही हमने किया था, 6th या 7th क्वेश्चन, जिसमें हमने ये कहा था अगर हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें तो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो ट्रेन 1 घंटा कम लेती है। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। वहाँ क्या थी, ट्रेन एक ही थी, यहाँ पे ट्रेन अलग अलग है। एक फास्ट ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, बात तो एक ही है। आप ट्रेन की स्पीड जिसको बढ़ाया था उसको फास्ट ट्रेन नाम दे दो, स्पीड जो उसकी ओरिजिनल थी x उसको आप स्लो ट्रेन नाम दे दो, वो बात एक ही है। कहता है एक एक्सप्रेस ट्रेन है, 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर जाने में। दो सिटी है, मैसूर और बेंगलोर। मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये मान लो मैसूर है, ये दोनों कर्नाटका की सिटी है। बेंगलोर तो कैपिटल है, मैसूर भी बहुत बड़ी सिटी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। ये कहता है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। जैसे ट्रेन जाती है मैसूर से बेंगलोर, तो ये थोड़े कि सीधी ये मैसूर से बेंगलोर ही स्टेशन आएगा, बीच में भी तो कोई स्टेशन आएंगे ना, उनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेशन बोलते हैं। उन पे ये दोनों ट्रेनें कितना कितना टाइम रुकी, कहता है इस चीज को आपको इग्नोर कर देना है, मतलब इसको कंसीडर नहीं करना है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, मतलब इस लाइन का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। हो गया। फिर कहता है एवरेज स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन की, देखो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमेशा क्या होगी, ज्यादा, और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या होगी बच्चों, कम। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है ना 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो बताओ दोनों की अलग अलग स्पीड कितनी है। मैं मान लेता हूँ, लेट कर लो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, जो कम वाली स्पीड है ना उसको मान लो। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लो बच्चों है x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बताओगे मेरे को कितनी हो जाएगी, वो होगी x प्लस में 11। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर क्या है बच्चों, ज़्यादा है। हो गया। अब आप ये निकाल लो कि पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी और एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी, बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ आपसे। टाइम टेकन दोनों ट्रेन का बच्चों टाइम निकाल लो। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर है ना, 132 जाना है। पैसेंजर ट्रेन का अगर टाइम निकाल दें तो स्पीड भी किसकी लेंगे, पैसेंजर ट्रेन की लेंगे। पैसेंजर ट्रेन तो लेती है इतना टाइम। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस तो वही है लेकिन स्पीड बच्चों कितनी है इसकी, x प्लस 11। आप ये बताओ इन दोनों टाइम में कितने का गैप है, 1 घंटे का लिख रखा है ना, 1 घंटा कम लेती है, 1 घंटे का गैप है। आप ये बता दो बस टाइम ज़्यादा कौन सा है। आप कहोगे सर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो पैसेंजर ट्रेन ने जो टाइम लिया है ना, ये टाइम क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन क्या चलती है, धीरे चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट चलती है, तो ये टाइम क्या है, कम है। तो बताओ 1 घंटा किसके इक्वल होगा, ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम आप क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि 132 डिवाइड बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 11, इसको क्या लिख दो 1। बस ज़्यादा जो टाइम है उसमें से कम वाला टाइम माइनस कर दो, वो इक्वल है किसके, 1 के। अब आप इसमें से 132 कॉमन ले लो। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हम कर चुके हैं आज के लेक्चर में, और इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। 132 बच्चों बाहर चलेगा, एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 11, यहाँ पे x कट जाएगा, x प्लस 11 आएगा, यहाँ x प्लस 11 कटेगा, x आ जाएगा।
देखो एक्स एक्स क्या हो जाता है, कट जाता है ना ऊपर, हमेशा ही कटता है ये, ठीक है। क्या बचेगा 11, 11 की इससे मल्टीप्लाई करो। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। ऊपर क्या बच गया बच्चों आपका, देखो 132 इंटू में 11, और नीचे कितना आ गया आपका, नीचे आपका था देखो क्या था, x इंटू एक्स प्लस 11, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में 11x और इक्वल टू क्या है 1। 132 की 11 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा कितना, 1452, 1452। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना यही आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 1452 या इक्वल टू लिख दो। इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अगर आपने पहले 2 लेक्चर ध्यान से देखे हैं, तुरंत ही बच्चे को ध्यान में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो हमने वहां पे किया हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी। फैक्टराइजेशन में इसके फैक्टर बने थे 44 और 33। मैं तो याद कर लेता हूँ, 11 जहाँ पे आया था मतलब कि 44 और 33 का गैप 11 होता है। इस तरह से आप भी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको भी सारे ये याद हो जाएंगे फैक्टर। एक्स प्लस 44 और एक्स माइनस 33, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी ना। इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट, क्योंकि किसी भी ट्रेन की स्पीड जो है ना नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 33। 33 को हमने क्या माना था, स्पीड माना था पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। जो स्लो वाली ट्रेन है वो कितनी आ गई एक्स, यानी कि 33 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो हमने मानी थी बच्चों वो कितनी थी, x प्लस 11, यानी कि 33 प्लस 11, 44 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों आपके इस क्वेश्चन के आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में एक हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसमें ट्रेन एक ही थी। उसने कल्पना की थी ट्रेन ने कि अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चलती तो मेरे को यही 360 की जर्नी ट्रेवल करने में 1 घंटा कम लगता। वही सेम चीज़ है यहाँ पे, बस यहाँ पे ट्रेन ने क्या होगी, अलग अलग होगी। अब देखो आपका ये लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले, क्या कहता है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर बना दे। एक मान लो ये स्क्वायर है बच्चों, एक मान लो बड़ा स्क्वायर है, एक छोटा है एक बड़ा है, मान लेते हैं। इसका एरिया और इसका एरिया, ये कहता है अगर दोनों के एरिया को मैं ऐड कर दूं ना, उनका सम कितना है पता है, 468 है। इसका एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया मान लो कितना है बच्चों, A2 है। ये कहता है A1 और A2 को मैं ऐड कर दूं तो 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। मैं इसलिए डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में जाए बातें। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप अंडरलाइन कर लो पूरी लाइन को। इनके दोनों के पेरीमीटर में डिफरेंस कितने का है बच्चों, 24 मीटर का है। तो बताओ दोनों स्क्वायर की साइड कितनी है, इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड कितनी है। आप एक बात सोचो, अगर इस क्वेश्चन में मेरे को एग्जामिनर ये बता देता कि इन दोनों स्क्वायर की साइड में कितना डिफरेंस है, मान लो ये कह देता कि साइड में 6 का डिफरेंस है, तो मैं छोटे वाली साइड की स्क्वायर क्या मान लेता x, और इसकी साइड क्या मान लेता x प्लस 6। और स्क्वायर का एरिया तो मेरे को पता ही है, साइड इंटू साइड, यानी कि इसका एरिया एक्स स्क्वायर होता है और इसका x प्लस 6 का होल स्क्वायर होता है ना। अब इन दोनों को ऐड करके और मैं किसके इक्वल रख देता, 468 के, और मेरा आंसर आ जाता, x का आंसर आ जाता ना। लेकिन यहाँ पे मेरे को ये कहीं नहीं कहा गया है कि साइड का डिफरेंस कितना है, मेरे को तो पेरीमीटर में डिफरेंस बता दिया। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अगर पेरीमीटर में डिफरेंस 24 हो तो उनकी साइड में डिफरेंस कितना होगा। कई बच्चों ने तो दिमाग लगा लिया होगा, पेरीमीटर कैसे होता है स्क्वायर का, साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दिया होगा, वो समझ गए होगे है ना, तुक्का लगा लिया होगा, और ये तुक्का आपका एग्जाम में काम आ जाएगा। लेकिन आया कैसे, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखो मैं ये कहता हूँ बच्चों कि पेरीमीटर में 24 का डिफरेंस कब आया होगा, कब आया होगा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। ये साइड मान लो है बच्चों कितनी 5, ये साइड कितनी 5, तो स्क्वायर की पांचों साइड, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मैं कहता हूँ इनमें आप है ना 6 का डिफरेंस ले लो, मतलब ये साइड 6 बड़ी ले लो, 11, ये 11, ये 11, ये 11, बताना इसका पेरीमीटर कितना आएगा। इसका पेरीमीटर आएगा 11 को 4 बार जोड़ दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एक ही बात है, 44। और इसका पेरीमीटर कितना आएगा बताओ, पेरीमीटर 5 इंटू 4
पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप, चारों साइडों को ऐड करना है, ठीक है। ये 20 मीटर आ गया। इनमें डिफरेंस बता सकते हो आप मेरे को, डिफरेंस कितना आ गया, 44 माइनस 20 यानी कि 24 मीटर का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि अगर साइड में 6 मीटर का डिफरेंस रहा होगा ना, तब उनके पेरीमीटर में डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, 24 आएगा। आप कोई और एग्जांपल लेके देख लो, डाउट मत रखना, मैथमेटिक्स है ये, कोई एसएसटी नहीं है कि कभी कुछ आ जाएगा और कभी कुछ आ जाएगा। मैथ का जो रूल बन गया ना, वो हर एक कंडीशन में ट्रू होगा, साइंस है ये। इसमें साइड मान लो आप ले लो कितनी, 2 ले लो, ठीक है। इसकी साइड आप कितनी ले लो बच्चों, इसे 6 बड़ी ले लो, तो ये सारी 8 हो जाएगी, ये सारी 2 हो जाएगी। इसका पेरीमीटर बताओ, 8 इंटू 4 यानी कि 32। इसका पेरीमीटर 2 इंटू 4 यानी कि 8। पेरीमीटर में डिफरेंस बताना, डिफरेंस कितना आ गया, 32 में से 8 गया 24। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब जब आप साइड में 6 का डिफरेंस लोगे ना, यानी एक की साइड 6 बड़ी लोगे, उनके पेरीमीटर में 100% डिफरेंस 24 का आएगा। तो पेरीमीटर में अगर डिफरेंस 24 का है, तो डिफरेंस इन साइड बता सकते हो मेरे को, डिफरेंस इन साइड 6 का है ना, ये 6 आंसर कैसे आएगा, 24 को 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। बस यही आपको मैं बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। आपको यही है कि आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखो आप डिफरेंस इन पेरीमीटर्स, डिफरेंस इन पेरीमीटर्स। 25 के कई पैरामीटर बोलते हैं, पैरा नहीं है, स्पेलिंग से देख लो, पैरी है ना। पेरीमीटर में डिफरेंस कितना है बच्चों, 24 मीटर का है। दैट इम्प्लाइज, मैं कह सकता हूँ इन दोनों के जो साइड्स में डिफरेंस होगा ना, वो 24 को 4 से डिवाइड कर दो, 6 मीटर का होगा। कितने का डिफरेंस होगा बच्चों, 6 मीटर का। जो मैंने ये डायग्राम बनाया ना, ये एज इट इज पेपर में बना देना, ठीक है। एक को छोटे वाला स्क्वायर मान लेना, ये ए स्क्वायर नाम दे दो, इसको इसको स्क्वायर क्या नाम दे दो बच्चों, बी। लेट साइड ऑफ स्क्वायर ए, जो ए स्क्वायर है उसकी साइड को आप क्या मान लो बच्चों, एक्स मान लो। और साइड ऑफ स्क्वायर बी, बड़ा छोटा नाम दे दो, स्मॉलर लार्जर नाम दे दो, ए बी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम बना देना, ठीक है। इसकी साइड कितनी होगी फिर बताओ, एक्स प्लस 6 मीटर होगी, ये मान ली। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, बस दोनों का क्या निकालो बच्चों, आप एरिया निकालो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ इसकी साइड अगर एक्स है तो इसका एरिया कितना होगा, ये होगा। इसकी साइड अगर एक्स प्लस 6 है तो एरिया कितना होगा, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर। जैसे 5 होती साइड तो एरिया 5 गुना 5 होता है ना। अगर x प्लस 6 है तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 यानी कि x प्लस 6 का होल स्क्वायर। और दोनों का एरिया का सम कितना है बच्चों, 468। अब तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि ये कैसी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व करें, स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 6 2 12, 12x। और ये भी इधर ले आओ, एक तरफ कर लो, राइट साइड में तो क्या छोड़ दिया करो, 0। ये कितना आ गया बताओ, 2x स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस का 30, और ये इसमें से माइनस करेंगे ना तो माइनस क्या आएगा, 432। आप बताओ मेरे को, 2 कॉमन लेके काट दें, 2 कॉमन लेके काटोगे। अब जिस बच्चे ने पहले 2 लेक्चर देखे हैं, इस 216 को देखते ही वो समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो हमने वहां पे किया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कर लेना, इसके चाहो तो फैक्टर बना लो, फैक्टर नहीं बनाने आते तो बच्चों क्या कर लो, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर लो। मैं किससे कर देता हूँ इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फैक्टर आप बना लो, पहले दूसरे लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आपको फैक्टर ऑलरेडी बनाने आते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216। मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216। मेरे को x निकालना है, ठीक है। a कितना है बच्चों, 1, b कितना है 6, c कितना है माइनस के 216, d निकाले, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 36, और ये कितना आएगा आपका 16 चौके 64 यानी कि 864, ये 900 आ गया। d का स्क्वायर रूट निकालना होता है, 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 30। यहाँ से x बताओ कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी अपॉन 2a माइनस बी कितना 6 प्लस माइनस 30 अपॉन में 2 इंटू ए। एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक बार 30 को प्लस कर लेंगे और एक बार बच्चों बीच वाले साइन को माइनस करेंगे। यहाँ से 30 में से 6 गया 24, 24 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आ गया 12। ये कितना आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा ना। और साइड क्या स्क्वायर की कभी नेगेटिव हो सकती है बच्चों, नहीं हो सकती। इसको तो क्या कर देना, रिजेक्ट। क्यों, ब्रैकेट में लिख देना साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। साइड की लेंथ जो होती है वो कभी भी बच्चों नेगेटिव
नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फिर बताओ मेरे को। सो क्या लिखोगे, x कितना आ गया आपका 12 आ गया, 12 मीटर आ गया है ना। अब ये x किस स्क्वायर की आपने साइड माननी थी, देखो दो स्क्वायर बनाए थे आपने, इसको तो आपने नाम दिया था a, इसको b, इसकी साइड आपने मानी थी x और इसकी क्या मानी थी x+6, यानी कि सो साइड ऑफ स्क्वायर a, साइड ऑफ स्क्वायर a वो कितनी आ गई आपकी, x मानी थी यानी कि 12 मीटर आ गई। ये तो कितनी आ गई बच्चों 12 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर b, इसको आपने क्या माना था x+6 यानी कि 12+6, 12+6 कितना होता है बच्चों 18। दोनों स्क्वायर की साइड आपको निकालनी थी, एक की साइड कितनी आ गई 12 और एक की साइड कितनी आ गई 18। हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है। वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ आपको। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या कह रखा है क्वेश्चन में, इन दोनों के एरिया को आप ऐड करोगे ना। पहले स्क्वायर का एरिया बता सकते हो मेरे को, एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एरिया ऑफ स्क्वायर ए आप कहोगे सर स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड है ना। 12 का स्क्वायर यानी कि 144 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर बी साइड इंटू साइड, 18 का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा कितना होता है 324 होता है। सम कितना आएगा बताओ, सम इनका एरिया का 144 प्लस 324, ये कितना आ गया आपका 468। और क्वेश्चन में कितना दे रखा था, यही दे रखा था ना। इस तरह से आंसर निकालने के बाद बच्चों देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इतनी मेहनत आपने एग्जाम में कर ली, एक छोटी सी वेरिफिकेशन के लिए आप हेजिटेशन मत करना। वेरिफिकेशन हमेशा करके देखो, अगर आपके पास टाइम है तो स्टार्टिंग में मत करो, आप थोड़ी 2-4 लाइनों की जगह छोड़ दो, आपका पेपर खत्म हो जाए तब आप ध्यान में रखो कि उस क्वेश्चन की हमारे को वेरिफिकेशन जरूर करनी है। पूरे पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत होती है। पूरा पेपर मैं नहीं कहता, पूरे पेपर की तो कर भी नहीं सकते आप, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो 4 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के आते हैं, उनमें इतनी मेहनत आप करते हो ना कि अगर घर आके आपको पता लगा कि मेरी कैलकुलेशन की वजह से मेरी जो है ना क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर आपको दुख बहुत होता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आप वेरीफाई किया करो। करने कैसे है, किस तरीके से करोगे, वो हर क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे आपकी मिस्टेक हो सकती है आप इस तरीके से उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ताकि क्वेश्चन में जो एरिया का सम दे रखा है और हमारे जो एरिया का सम दे रखा है वो क्या आना चाहिए बच्चों, इक्वल तो आना चाहिए ना। जब साइड हमने निकाल दी तो दोनों का मैं एरिया भी निकाल सकता हूँ, दोनों के एरिया को मैं ऐड कर लूंगा। मेरा जो एडिशन आया अगर वो क्वेश्चन वाले के एडिशन के इक्वल हो गया, इसका मतलब मेरा सारा का सारा काम क्या है अभी तक सही है, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम करेंगे 4.4 एक्सरसाइज। बाय बाय, टेक केयर।